और हिंदी में बात करूँ ना? हाँ, ओके। और मेरे लेक्चर के बारे में बताओ ना? हाँ। मैं डॉक्टर अमिता नेने हूँ। मैं हेड ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई से हूँ। मैं यहाँ लखनऊ आई थी रेस्पिरेटरी अपडेट कॉन्फ्रेंस के लिए। बहुत ही बढ़िया स्टेट ऑफ द आर्ट कॉन्फ्रेंस है। यहाँ पे मेरा लेक्चर का टॉपिक था कि अगर पेशेंट को टीबी है तो उनके लिए स्टेरॉइड्स यूज़ करना चाहिए कि नहीं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो पेशेंट का इम्यूनिटी रोग प्रतिकार शक्ति कम है, उनको टीबी होता है। और जब भी हम लोग स्टेरॉइड देते हैं तो रोग प्रतिकार शक्ति और भी कम होता है। तो टीबी पेशेंट को हम लोग स्टेरॉइड देंगे तो एक्चुअली तो पेशेंट का हालत बहुत ही खराब हो जाना चाहिए और इसके लिए हम नॉर्मली देते नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट को थोड़े टाइप का टीबी है, अगर ब्रेन का टीबी है, अगर हार्ट का टीबी है या तो एड्रिनल ग्लैंड का टीबी है, तो अगर आप पेशेंट को टीबी की दवाई के साथ स्टेरॉइड नहीं देंगे तो पेशेंट की जान चली जाएगी। तो हमारी जो गाइडलाइंस है वो भी बोलती है कि स्टेरॉइड देना है, लेकिन वो लोग डोज नहीं बताते हैं। तो ये टॉक में मैंने मेरे लेक्चर में बताया है कि कौन से टाइप के टीबी में आपको स्टेरॉइड देना ही पड़ता है और क्या डोज देना है और कौन से टीबी में स्टेरॉइड नहीं देना है, उसके बारे में टॉक था। क्योंकि अगर आप बराबर से स्टेरॉइड यूज करोगे तो पेशेंट का जान बच जाएगा, लेकिन रूटीनली यूज नहीं करना है, नहीं तो स्टेरॉइड की वजह से पेशेंट का तबीयत बिगड़ जाएगा। नहीं तो बेसिकली अगर ब्रेन टीबी है तो हम लोग 6 से 8 हफ्ते का बोलते हैं। अगर हार्ट टीबी है तो 11 हफ्ते का स्टेरॉइड का बोलते हैं। टीबी का ट्रीटमेंट तो नॉर्मली 6 से 9 महीने का है अगर सेंसिटिव टीबी है तो। जैसे कि ठीक होने में कितना लेक्चर मरीज को लगेगा? अगर सिर्फ टीबी का दवाई देते हैं तो पेशेंट को फायदा तो टीबी की दवाई से 15 दिन के बाद ही होता है। इनफैक्ट पहला हफ्ता 10 दिन तो पेशेंट को तकलीफ होती है दवाई की वजह से, लेकिन इम्प्रूवमेंट नॉर्मली 15 दिन के बाद चालू होता है और 1 डेढ़ महीने में पेशेंट को बिल्कुल नॉर्मल लगता है। लेकिन कोर्स खत्म करना है क्योंकि अपने को जंतु को मारना है, अपने को चाहिए कि वापस टीबी ना आए, इसके लिए। ज्ञान हो कि हम अपने पेशेंट के लिए आगे और क्या कर सकते हैं। जो जो नई एडवांसेस हुई, मैं यहाँ पे सिर्फ निमोनिया के बारे में बोलने के लिए आया हूँ, जो हम कहते हैं सीवियर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। जो निमोनिया लोगों को घर पे होता है, कम्युनिटी में होता है, एज कम्पेयर टू जो निमोनिया हम कहते हैं हॉस्पिटल में होता है, जिसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। ये देखा गया है कि निमोनिया अभी भी काफ़ी कॉमन है। बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है, वायरस के कारण भी हो सकता है। कोविड के कारण भी निमोनिया ही हुआ था, जिसके कारण लोगों को ऑक्सीजन की कमी हुई और कई लोगों की डेथ्स भी हुई। इसी हिसाब से बैक्टीरिया के कारण भी निमोनिया हो जाता है और जो मौसम बदलता है सर्दियों के मौसम में ये ज़्यादा सीवियर हो सकता है। और ये देखा गया कि और लगभग 30 से 40% लोगों को जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है वो सीवियर भी हो सकता है और 5 से 10% ऐसे लोग हैं जो आईसीयू में भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि इंडिया में टीबी के मरीज ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तादाद में होते जा रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिए टीबी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने तो पूरा स्टॉप टीबी का प्रोग्राम शुरू किया है। निक्षय प्रोग्राम है जहाँ पे सब टीबी के लोगों का डेटा कलेक्ट किया जाता है। रिसर्च हो रही है वैक्सीन पे कि हम क्या टीबी की वैक्सीन भी शुरू कर सकते हैं। ट्रायल्स अब भी हुई हैं कि जिन लोगों को टीबी है उनके आसपास जो उनके रिश्तेदार हैं उनको अगर हम वैक्सीनेट करते हैं तो उनको प्रोटेक्शन हो जाए वैक्सीन हो। की तो वैक्सीन 1 साल के अंदर बना ली गई थी और टीबी की अभी तक वैक्सीन नहीं बनाई। टीबी की एक वैक्सीन बनी थी जो बीसीजी वैक्सीन है। बीसीजी हम बच्चों को लगाते हैं जो टीबी के लिए ही है, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। इसलिए टीबी का जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादा डिफिकल्ट है ट्रीट करने के लिए। कोविड तो एक वायरस है और टीबी एक बैक्टीरिया है जो इरेडिकेट करने के लिए भी 6 महीने का कम से कम इलाज करना पड़ता है। कभी कभी तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाता है जब इलाज ज़्यादा दवाइयाँ देनी पड़ती है। तो ये बैक्टीरिया ज़्यादा रेजिस्टेंट है और इसलिए वैक्सीन में भी कुछ हद तक टाइम लगता है। और एक और प्रॉब्लम है जो हम कहते हैं लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। जबकि 130 के टीबी मार पाई जाती है 100 में। टीबी जो है अगर हम देखें तो ज़्यादातर कई लोगों में लेटेंट टीबी होती है। मतलब अगर आप अपना टेस्ट कराओगे तो आप में टीबी के कीटाणु होंगे, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक रही तो वो टीबी के कीटाणु आपके साथ ही आपकी डेथ के साथ खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर इम्यूनिटी कम हुई या जैसे HIV पॉजिटिव पेशेंट होते हैं तो उनमें रीएक्टिवेशन हो जाता है और टीबी फिर एकदम बढ़ के फैल जाती है। तो इसलिए उसको ट्रीट करना इसलिए मुश्किल होता है कि वो जो बैक्टीरिया है वो आपके हमारे सेल के अंदर छिपा रहता है और उसको इरेडिकेट करना और मुश्किल हो जाता है। बेसिकली ये जो है 15th रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर अपडेट सूर्या फाउंडेशन और मिडलैंड हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर महानगर लखनऊ ने ऑर्गेनाइज किया। इसका उद्देश्य रेस्पिरेटरी और क्रिटिकल केयर
दोनों ग्रुप की बीमारियों के बारे में जानकारी पहुंचाना और जो लेटेस्ट एडवांसमेंट है ताकि उसको आम डॉक्टर तक पहुंचाया जा सके और स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो यंग बडिंग डॉक्टर्स हैं वो भी जाने कि क्या नया टेक्नोलॉजी आ गया है जिसके इस्तेमाल से हम अपने मरीजों की जिंदगी और बेहतर बना सकते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें जो मुख्य टॉपिक हैं जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि इसमें जैसे कि सीटी स्कैन का नया उपयोग कैसे कर सकते हैं, नया एडवांसमेंट क्या है, लंग अल्ट्रासाउंड के बारे में बात की। इक्मो एक नई विधा आ गई है, एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। जिन मरीजों में वेंटिलेटर से भी ऑक्सीजन पूरा नहीं पड़ता उनको बाहर से इक्मो एक मशीन है उसके द्वारा इस्तेमाल करके उसकी जान बचाई जा सकती है। और बहुत सारे मरीजों को जो लंग ट्रांसप्लांट की जरूरत है उनके लिए भी इक्मो एक ब्रिज की तरह काम करता है। और अभी लंग ट्रांसप्लांट बहुत सारे मरीजों में एक अंतिम विकल्प के रूप में उभर कर आया है, उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की है जिससे कि हम बता सकें कि बहुत सारी बीमारियों में मरीजों का जीवन बचाया जा सकता है और नई जिंदगी दी जा सकती है। साथ में जो कुछ और बीमारियां हैं जैसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज एक नया ग्रुप है बीमारियों का जो काफी तेजी से बढ़ा है इधर निकट के समय में और इसका अभी कोई बहुत पुख्ता इलाज नहीं है। तो उसके में जो नई जानकारी है, जो नया इलाज संभावित है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे अस्थमा वाले जो नवंबर दिसंबर ही जनवरी तक इतना करना भी रहता है। हाँ, अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि ट्रिगर्स जो है जिन मरीजों को अस्थमा है, धुआं गर्दा महक ये बढ़ा देता है। और जो मौसम का बदलाव है जैसे कि उधर होली के वक्त, इधर दिवाली के वक्त मौसम बदलता है तो इन मरीजों में एलर्जी बढ़ जाती है और जो सांस के रास्ता में जो है उसमें सूजन और सिकुड़न हो जाती है। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन भी इसको बढ़ाता है। वायरल इन्फेक्शन जाड़े में बहुत होते हैं, उसकी वजह से भी इनमें बढ़ाव। बॉडी में कितना साइड इफेक्ट पाया जाता है? नहीं, मतलब ये है कि साइड इफेक्ट से मतलब ये है कि जैसे अस्थमा अगर बढ़ाएगा तो बॉडी में मतलब जैसे सीने में जकड़न है, सांस का फूलना है और खांसी आना और शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए सही ढंग से उसकी जांच और साथ में उसका इलाज करना आवश्यक है। थैंक यू।